हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बिहार के पूर्व डीजीपी जो कि वीआरएस ले चुके हैं, जिनकी चुनाव लड़ने की अटकलें बहुत ज्यादा तेज है, गुप्तेश्वर पांडे से खास बातचीत करेंगे सुमित अवस्थी। ओवर टू यू सुमित। शुक्रिया प्रतिमा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस वक्त लगातार सबकी निगाहें मुंबई पे हैं। मुंबई में क्या कुछ चल रहा है एनसीबी दफ्तर के बाहर, लेकिन उस खबर पर जाए उसके पहले एक और बड़ी खबर बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार के पूर्व डीजीपी, पूर्व बोलने में मुझे कष्ट हो रहा है, 2 दिन पहले तक हम डीजीपी साहब कह रहे थे, पांडे जी, गुप्तेश्वर पांडे इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। गुप्तेश्वर जी, शुक्रिया, धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए, और शुभकामनाएं तो सबसे पहले ले ही लीजिए आप, और आज तो राज खोल दीजिए। अब जब वीआरएस ले लिया है, अब किस बात का इंतजार है, जेडीयू या बीजेपी? ओह, आप तो सीधे आ गए चुनाव पर। अभी देखिए, मैंने वीआरएस क्यों लिया, हम समझ रहे थे कि ये सवाल पूछेंगे तो मैं बताता। खैर, वीआरएस ले लिया तो मैंने अभी ये सब कुछ नहीं तय किया है। मैं 40 जिले हैं यहाँ, 38 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें से 26 जिलों में मुझे अलग अलग कैपेसिटी में काम करने का मौका मिला है, कहीं डीआईजी के रूप में, कहीं एसपी के रूप में, कहीं आईजी के रूप में। तो हर जगह जहाँ जिन जिलों में मैंने काम किया है, तो आप जानते हैं एक जिले में 8-10 ऐसे कंस्टिट्यूएंसी होती हैं, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी होती हैं। तो हर जिले में लाखों की संख्या में मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे फैन हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो लगातार, अब तो देखिए सीतामढ़ी में वहां आंदोलन शुरू हो गया कि हमारे यहाँ से आकर लड़िए, बेगूसराय में, हमारे यहाँ से शिवहर में, मुजफ्फरपुर में, बक्सर में, शाहपुर में, बेगूसराय में। तो कई जगह अपना अपना जो हृदय का भाव है वो लोग प्रकट कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ से लड़िए, हमारे यहाँ से लड़िए। हमने अभी तक पार्टी तय नहीं किया है कि चुनाव लड़ना है, ये भी तय नहीं किया है। आज मूलतः हमने शाम को अपने कुछ चुने हुए समर्थकों की, जो मुझे प्यार करने वाले, चाहने वाले लोग हैं, ऐसे करोड़ों में हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड लोगों की एक बैठक बुलाई है, वो आज शाम को होगी। उसके बाद उसमें यह तय किया जाएगा कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बाद हम बता देंगे। क्योंकि सेवा में तो रहना है और पब्लिक की सेवा में रहना है, इसलिए चुनाव लड़ने की संभावना बहुत ही प्रबल है। बाकी किस पार्टी तो से, किस दल आपने एक थोड़ी सी हमको आज इजाजत दी ये चलाने की कि चुनाव लड़ने की संभावना प्रबल है। अब प्रबल आपने कह दिया है, 2 चुनाव हो रहे हैं, एक तो विधानसभा का और एक उपचुनाव हो रहा है लोकसभा का। आपकी इच्छा क्या है? ये प्रबलता कहां पर ज्यादा है? लोकसभा आने की, दिल्ली में आके सेवा करेंगे या पटना में रुक के सेवा करेंगे? आप हमको घेर रहे हैं। मुझे हम तो सीधा पूछ रहे हैं, मुझसे सीधा कोई पूछ ही नहीं सकता आपसे गुप्तेश्वर जी। इजाजत तो मैं लेता हूं आपसे। मुझे तो पता भी नहीं बीजेपी या जेडीयू, लोकसभा या विधानसभा। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि लोकसभा कोई चुनाव भी आ रहा है, हो रहा है। मुझे तो स्मृति में नहीं था, इसलिए उस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो मैं तो बिहार का बेटा हूं, पहले बिहार में अपनी सेवा करूंगा और चुनाव ही की लड़ करके सेवा करूंगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन चुनाव भी लड़ सकता हूं। कहां से लड़ूंगा? 12 कंस्टिट्यूएंसी हैं जिनके बारे में खींचातानी चल रही है हमारे समर्थकों हुई, यहां आ जाइए, यहां आ जाइए, यहां आ जाइए। किस दल से आ जाऊं ये अभी तय नहीं हुआ है, कहां जाऊं ये भी मैंने तय नहीं किया है, लेकिन वो भी 1-2 दिन में। तो एक और चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं, वो ये शायद मैं अपनी टीम के लिए क्लियर कर रहा हूं कि 12 सीटें ऐसी हैं जिनसे आप चुनाव लड़ सकते हैं। आप विधानसभा का ही चुनाव लड़ेंगे, बिहार की जनता की सेवा करना चाहते हैं, अगर लड़ते हैं तो 2 चीज साफ। और तीसरी चीज जो मैं अब आपसे पूछता हूं, हमारे पास कल दिन भर में बहुत से नेताओं के रिएक्शन आए आपके अपने राज्य के, जिसमें बीजेपी भी थी, जिसमें जेडीयू भी थी और कांग्रेस पार्टी भी थी, और तीनों कह रहे हैं कि गुप्तेश्वर जी आ जाएं, चुनाव लड़ लें। आपकी चॉइस क्या है? आपकी विचारधारा क्या है? मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबका आशीर्वाद हमको चाहिए। मैं तो बता चुका हूं कि 34 साल से मैंने जिस तरह से बिहार में काम किया है, लोगों के बीच में रह करके, गरीबों के बीच, दोस्तों के बीच, दलितों के बीच, वंचितों के बीच, जिस तरह सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम किया है बिहार में, एकता बनाए रखने के लिए, लोगों को जोड़ के चलने के लिए, तो लोग हमको 34 साल से देख रहे हैं। आप तो आज वहां से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लोग 34 साल से देख रहे हैं। मेरा पूरा खाता खतियान बना कर रखे हुए हैं लोग कि मैंने कहाँ क्या किया, कहाँ क्या किया।
मेरी अच्छी चीजें भी, मेरी गलत चीजें भी, वो सब बना के रखे होंगे लोग। तो ये जो लोग हमको चाह रहे हैं, जिनकी बात आपने चली की, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो कोई पार्टी ज्वाइन का आपस में तय कर लें, आपस में तय करके हमको लड़ाना चाहते हैं तो लड़ा दे, मैं लड़ जाऊंगा। जब इतने बड़े बड़े अपराधी भी चुनाव लड़ जाते हैं, मैं तो समाज सेवा मेरे रोम रोम में है, मैं तो एक मिसाल पैदा करना चाहता हूँ। तो मुझे तो जो लड़ा दे हम लड़ जाएंगे, उसमें पार्टी हम थोड़े तय किए हैं। मतलब आप सब विचारधाराओं के लिए खुले हुए हैं, आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे, 12 सीटें आपकी निगाहों में हैं। हमने अपना ट्रेंड तो बता दिया, मेरे व्यक्तित्व को जानते हैं, मेरे मेरे पर्सनालिटी को जानते हैं, मेरे सोच को जानते हैं, मेरे एक्शंस में ये मैनिफेस्टेशंस का होता रहा है 34 साल में। तो सभी दलों के सभी लोग मेरे को बहुत अच्छे तरह से पहचानते हैं। पहले हमको बताया ना, आपसे बात किया, मुझसे किसी ने बात नहीं किया, कोई मुझसे तो बात करे। आप उनको ये सुझाव दीजिए कि अब ऐसा तो आप नहीं कह रहे ना गुप्तेश्वर जी कि आप इंडिपेंडेंट लड़ जाएंगे या आप अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है ना। ये टीवी पर तो हम नहीं ना बता सकते कि कौन दल से लड़ेंगे। टीवी पर नहीं भी बताएंगे तो जनता तक कैसे पहुंचेगा? अप्रोच कर रहे हैं टीवी को तो बताना पड़ेगा ना, हम ही तो आपकी बात लेके जाएंगे बिहार की जनता तक। नहीं तो वो नहीं, हम कह रहे हैं भाई जी, हम कह रहे हैं मित्र कि आप उनको सलाह दीजिए कि जो आपको कह रहे हैं वो हमको सीधे कहें, और मैं तुरंत निर्णय लेकर के और ललकारते हुए आप तक आऊं और कहूं कि भैया मैंने ये निर्णय ले लिया, यहां से ऑफर है, अब आप सुना कि कल आप बक्सर में जेडीयू के दफ्तर भी गए थे, जनता दल यूनाइटेड के बक्सर में। अब ये इतनी बड़ी अफवाह है जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं कैसे दफ्तर किसी के जा सकता हूं जब मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूं? अच्छा, अरे हाँ, वहां सर्किट हाउस में मैं जो होता है, सर्किट हाउस में एक कप, मैं तो सासाराम का, कैमूर का इंस्पेक्शन करके लौट रहा था, हेलीकॉप्टर से था, नहीं रोड से जाना था। तो बक्सर एकदम रास्ते में है, बक्सर क्रॉस करके जाना है, सर्किट हाउस में 5 मिनट रुक गया, तो वहां 5 मिनट में 500 लोग मिल गए, पहुंच गए मिलने के लिए। सबने अपनी अपनी तरह से फोटो खिंचाई। उसमें एक मेरा क्लासमेट भी था, तो बचपन का मेरा मित्र है, उसने भी फोटो खिंचवा ली। बाद में मुझे पता चला कि वो जदयू का मेंबर है या अध्यक्ष है, उसी फोटो को वायरल कर दी कि अरे इनके साथ फोटो खिंचवाए तो जरूर जरूर इसी पार्टी में जाएंगे। नहीं, वो तो ऐसे ही केस है। मैं जाऊंगा तो छुपाने की क्या बात है, जाऊंगा तो बताऊंगा। और ज्यादा भी आप छुपा ही तो रहे तब से, हमको समय तो मिलना चाहिए सोचने के। आप छुपा ही रहे हैं गुप्तेश्वर जी, आप तो खुल के बात करते हैं। एकदम नहीं, मैं आपको सबसे पहले फोन करके बताऊंगा, सबसे पहले आपको फोन करके बताऊंगा। और एकदम डंके की चोट पर बताऊंगा। अगर राजनीति में जाऊंगा तो दल का चुनाव करना ही पड़ेगा, और दल का चुनाव करना पड़ेगा। बार-बार सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बताऊंगा सबसे पहले फोन करूंगा। गुप्तेश्वर, ये सवाल मैं बार-बार आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने 11 साल पहले भी वीआरएस लिया था, तब भी आपकी चुनाव लड़ने की चर्चा थी, और फिर जब चुनाव नहीं लड़ पाए तो आप वापस आ गए, वीआरएस आपने वापस ले लिया। इस बार तो ऐसा नहीं होगा ना, अभी भी 4-5 महीने का आपका कार्यकाल बाकी है। उसमें ऐसा है कि 11 साल पहले जो मैंने वीआरएस लिया था, तो आप ये भी पता कर लीजिए, आप लोग तो खोजी पत्रकारिता भी करते हैं, मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में टिकट के लिए आवेदन नहीं दिया, किसी पॉलिटिकल आदमी से मिला नहीं, कोई किसी के साथ कोई पॉलिटिकल डायस शेयर नहीं किया, कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं दिया, किसी के समर्थन में, किसी के विरोध में कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं की, कोई पॉलिटिकल एजेंडे पर बात नहीं की। लोग गेस करते हैं, स्पेकुलेशंस, गेस। हाँ, ये पार्टी से इनका लड़ने का मन था, ये पार्टी इनको टिकट दे सकती थी जिसे नहीं दिया, वो तो गेस इज गेस। मैंने कोई टिकट मांगे किससे? मैं किसी के यहां गया, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करी, कोई पॉलिटिकल मीटिंग। अगर हो कोई पॉलिटिकल बात तो एक क्लिप कोई निकाल करके दिखा दे। मैंने कुछ पॉलिटिक्स की ही नहीं, मैंने छोड़ा था इसलिए कि मुझे राजनीति में जाने का मन था, चुनाव लड़ने का मन था, लेकिन इंडिपेंडेंट लड़ने का मन था। लेकिन हमारे लोगों ने सलाह दिया वीआरएस लेने के बाद इंडिपेंडेंट लड़ना उचित नहीं होगा, मैं वापस हो गया। ये लोग अनुमान लगाने लगे कि इस पार्टी से लड़ने वाले थे, उस पार्टी से लड़ने वाले थे, ऐसा बात नहीं। अच्छा, वो केवल अनुमान है।
लेकिन अब की बार आऊंगा, अगर चुनाव में आना होगा तो अनाउंस करके, घोषणा करके आऊंगा, एकदम लहराते हुए। अब आपको सबसे पहले फोन करूंगा, आप याद रखिए, मेरे फोन का इंतजार। बिल्कुल, मैं तो लगातार आपको फोन करता हूं, आप उठाते नहीं, वो अलग बात है, आप बहुत व्यस्त हैं आजकल। लेकिन गुप्तेश्वर जी, मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगा, नहीं हम उठाएंगे। एक बड़ा इल्जाम आप पे लग रहा है, मैं चाहूंगा आप, क्योंकि अब आप राजनीति में आ ही गए हैं, ये इल्जाम लग रहा है कि आपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के केस का इस्तेमाल किया। शिवसेना का यह आरोप है। देखिए, ये सवाल कॉमन हो गया है। सुन ली, ये सवाल इतना कॉमन हो गया है कि हर आदमी पूछता है। जवाब सिर्फ एक ही है। वैसे तो मैंने कल फेसबुक लाइव किया है, जो सीरियसली इंटरेस्टेड होगा इस सवाल का जवाब जानने में, वो मेरे फेसबुक को सुन सकता है। 1.5 घंटे का है, उतना वक्त किसी के पास आजकल होता नहीं। आजकल सब कोई शॉर्टकट जानना चाहते हैं, तो वो किसी बहुत कम लोगों के पास उतना वक्त होगा। लेकिन अगर जिसके पास वक्त हो सुन ले तो उसको जवाब मिल जाएगा। मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए किसी इस तरह के केस का सहारा लेने का जरूरत नहीं है। वो बिहार के बाहर के लोगों नहीं जानते हैं। जो औकात की बात करते हैं हम ना, औकात मेरे नाम से तो बड़ा पॉपुलर वर्ड हो गया है, जब मैंने कहा था, तो वो मेरी औकात नहीं जानते हैं। मेरी औकात है कि मैं यहाँ के 12 करोड़ जनता के पैरों की धूल हूं, यही मेरी औकात है। और इसीलिए यहाँ की 12 करोड़ आम हमको प्यार करती है, और उनका प्यार जो है ना, वही मेरी औकात है। नहीं, पर ये बात राजनीति में जाने के लिए किसी पर गुप्तेश्वर जी, यही बात तो संजय राउत कह रहे थे करने की। यही बात तो महीने भर पहले संजय राउत कह रहे थे कि गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और आज आपने साबित कर दिया वीआरएस मांगकर कि आपका मंसूबा है राजनीति में आने का, उसमें आगे सेवा करना चाहते हैं। नहीं, वीआरएस तो मेरे को ट्रोल करके आप लोगों ने दिलवा दिया। 1 महीना से 2 महीना से जिस तरह का परसेप्शन बना रहे हैं आप लोग, कभी इस मीडिया में, कभी इस मीडिया में, किसी इस टीवी में, 1000 सवाल आते हैं। यही सवाल पूछा जाता है, आप रिटायर हो रहे हैं, आप नौकरी करेंगे, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़। यहां तो एक पोर्टल ने 1 महीना पहले चला ये दिया कि गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1 महीना पहले मैंने लिखा भी कि कैसी पत्रकारिता है। और अब ये बताइए, यहां पर आपको मालूम है कितने पोर्टल पे ये न्यूज चल रहे हैं, और ये सम पंप किए हैं। आप तो प्रेशर में आने वाले व्यक्ति नहीं है गुप्तेश्वर पांडे, जितना मैं आपको समझता हूं। चलवा रहे हैं आप मीडिया के ट्रोल्स के प्रेशर में हम नहीं आते। मैं तो मिट्टी का बेटा नहीं, सुनिए, मैं प्रेशर में नहीं आता, मैं प्रेशर में नहीं आता हूं। मैं तो प्रेशर में आता नहीं हूं। मैं तो 7 किलो नहीं, मैं तो 14 किलो कलेजा रखने वाला आदमी हूं। गरीब का बेटा हूं, बिना किसी बैकग्राउंड के अपनी मेहनत पर यहां तक ऊंचाई तक आया हूं। मैं किसी प्रेशर में नहीं आता हूं। फिर पब्लिक का परसेप्शन बदल जाएगा तो भारत, सुनिए, हम बता रहे हैं वही जवाब, तो आप सुन ही नहीं रहे कि चुनाव है। कल यहां पर आचार संहिता लागू होने वाली है। इलेक्शन कमीशन को ये लोग जो हमको नहीं चाहते हैं वो पिटीशन देंगे, आरोप लगाएंगे। मेरे जस्ट एंड फेयर एक्शन को भी उसको कहेंगे कि निष्पक्ष एक्शन नहीं है, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। जबकि 34 साल के अंदर जितने भी बिहार में चुनाव हुए हैं, किसी न किसी कैपेसिटी में एसपी डीआईजी की स्थिति में मैं फील्ड में रहा हूं। सारे चुनाव हमने कराए हैं, और किसी राजनीतिक दल के गांव स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्र स्तर के कार्यकर्ता ने कभी किसी मेरी ईमानदारी और निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया। और इस तरह से हमको घेर दिया गया है जैसे हम किसी दल विशेष से एसोसिएटेड होकर के ये कर रहे हैं। इस तरह का परसेप्शन बनाया गया। तो कल अगर इस तरह के आरोप लगेंगे, इलेक्शन कमीशन चाहेगा क्या कि इस तरह का विवादित जो व्यक्ति लड़ेंगे गुप्तेश्वर जी, किसी राजनीतिक कल पार्टी का झंडा उठाएंगे, नहीं, आप देख, कल इलेक्शन कमीशन हमको हटा दे। कल इलेक्शन कमीशन क्या किसका झंडा उठाया मैंने? अगर आप उठाएंगे, किसका झंडा, अगर आप चुनाव लड़ेंगे, अगर आप मन बनाते हैं, उठाया, अगर आप मन बनाते हैं, अगर हाँ उठाएंगे, अगर चुनाव लड़ेंगे तो उठाएंगे, चुनाव लड़ेंगे तो उठाएंगे, उठाना पड़ेगा, उठाएंगे, और शौक से उठाएंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाएंगे, आपको बोल करके उठाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन हम एकदम निष्पक्ष आदमी, न किसी पार्टी में है, न किसी का से मेरा अफिलिएशन है। अभी तो ऐसा माहौल बनाने लगे लोग, पार्टी हैंडल से यहाँ ट्वीट हो रहे हैं,
एकदम पॉलिटिकल एंगल से कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं जैसे कि उनको हमसे खतरा हो गया, लोग इतने थ्रेटन फील कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन अगर हम कहे कि बाबू आप बड़े राजनीतिक विवाद में पड़ गए हो, आप हट जाओ, हम दूसरे डीजी से चुनाव कराएंगे जी। ये कितनी बेइज्जती होती मेरी कि चुनाव आयोग ने गुप्तेश्वर पांडे को ड्यूटी से हटा दिया और इसकी पूरी भूमिका इन्होंने बना दी थी। मुझे पता है कि चुनाव आयोग को इन लोगों ने एप्लीकेशन तक भी दिया हुआ है, शिकायत तक भी की हुई है। मुझे यह पुष्ट सूत्रों से पता है कि गुप्तेश्वर पांडे रहेंगे तो एक दल विशेष के पक्ष में ये काम करेंगे, जो 34 साल तक नहीं किया वो क्यों करेंगे। लेकिन अगर उस पिटीशन पर विचार करके भारत का निर्वाचन आयोग कहे कि आप पर इस तरह के आरोप हैं, हम आपको आपके अब तो चुनाव आयोग के अधीन हो जाना है नोटिफिकेशन होते हुए कल से ही, आज से भी संभव है, हम लोग तो कल ही उम्मीद कर रहे थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहे कि आपको हम चुनाव में डीजीपी नहीं रखेंगे। समझ तो गया मैं आपकी मेरी कितनी बेइज्जती होती गुप्तेश्वर जी। तो मैं इतना अपमान सह करके तो आपकी जीने बात वाला मैं नहीं समझ हूं। गया, आप विवादों से दूर रहना चाहते मैंने कहा थे, कि मैं पहले ही निकल लेता पर हूं। विवाद आपके पीछे पड़े हुए हैं। किसी मैं जब को आपसे मौका बात कर रहा हूं क्यों ना, कोई हार जाए, गुप्तेश्वर जी कोई सुनिए, जीत जाए। मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूं, अभी एक ट्वीट पर मेरी नजर पड़ी। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का ये ट्वीट है और वो ये कह रहा है कि जिस अंदाज में आपने अपना वीडियो बनवाया है वो वर्दीधारी का, एक डीजीपी का, वो मुनासिब नहीं है। यही परसेप्शन, वो मुनासिब नहीं है, ये वेरीफाइड अकाउंट है, ये ट्वीट मेरे पास है। यही मिस देखिए मैं वट एवर यू सेइंग इज करेक्ट, आई डोंट से दैट इट इज नॉट करेक्ट, बट मैं बता रहा हूं वो करेक्ट नहीं। उस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपने शूटिंग कराई है गुप्तेश्वर जी, आपने शूटिंग कराई है, आप वर्दी पहन के, चश्मा पहन के सोफे पर बैठे हैं। सुन लीजिए जी। अरे सुन लीजिए तो मेरी बात भी तो जनता तक जाने दीजिए। मेरे बेटे ने वो फोटोग्राफ्स लिए हैं स्टाइल में और सरप्राइज दे दिया उसके मित्र ने एक एल्बम बना करके। मेरी शूटिंग डायरेक्ट नहीं है, वो मेरे फुटेज का इस्तेमाल किया गया है किसी वीडियो में, वो फन में बच्चों ने बना दिया। वो कोई प्रोफेशनल, ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल हाउस से कोई मैं इन्वॉल्व होकर उस वीडियो को बनाया हूं। मेरे बेटे ने कुछ मेरे आप शूट शिकायत करेंगे और वो उसने इस वीडियो को हटवाएंगे क्या, वो वीडियो में उसका यूज हो गया। उसमें क्या हाँ बिल्कुल मैं बोलूंगा उसको कि हटवाओ, उसमें क्या दिक्कत है। जिसने वीडियो बनाया उस पर मुकदमा करवाइए, मुझसे अधिक कानून की धाराएं आप जानते हैं। यहाँ हमसे बहुत लोगों को डर लगता है। नहीं मैं उसको बोलूंगा। आपको बिल्कुल रॉबिनहुड पांडे कहा जा रहा है, आपको चुलबुल पांडे, सलमान खान के कैरेक्टर के साथ आपकी तुलना की जा रही है। ये सब देखकर आपको कैसा लगता है? दबंग पांडे, मुझे तो गालियां दी जाती हैं। आप सोचिए, आपको सुनिए ना, मुझे गालियां भी दी जाती हैं। वो सुनकर के आपको कैसा लगा? आपको कोई गाली दे तो कैसा लगेगा? देखिए ना कमेंट बॉक्स में जा करके कितनी गंदी गंदी गालियां भी लोग देते हैं, तो किसी को कैसा लगता है? आपके एक नेता ने महाराष्ट्र से एक महिला के लिए हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया, उसको कैसा लगता होगा? तो गाली सबको अच्छी लगती है क्या? और तारीफ सबको अच्छी लगती है, लेकिन गाली सबको अच्छी लगती है। मुझे कुछ भी कोई कहे, मैं ओरिजिनल आदमी हूं, जैसे जिया हूं 34 वर्ष से वैसे ही हूं, मैं तो ऐसे ही हूं। तो आप ये मेरे को जज करने के लिए तो मुझे बहुत नजदीक से आकर के देखना पड़ेगा। तो आप ये बड़ी बात कह रहे हैं के लिए कि तो जिन्होंने ये वीडियो बनाया है जो बड़ा पॉपुलर है अभी सोशल मीडिया पर, वो आप हटवाएंगे। वो वीडियो हम दिखा भी रहे हैं, उसको आप हटवाने की अपील करेंगे जिन लोग, जो भी इसकी निर्माता है इस गाने मैं उनको बोलूंगा, मैंने न बनवाया, मैंने डाला है उसको, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको हटा दीजिए। रिक्वेस्ट करेंगे कि आदेश देंगे, मुकदमा करेंगे? आदेश मतलब वो हमारे कर्मचारी नहीं है, वो पुलिस के हमारे अधीनस्थ कर्मचारी नहीं है। आप मेरे तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया, मैं उनसे बोलूंगा कि आप चाहेंगे तो आप अधिकारात्मक तौर पर कानूनन उसको हटवा सकते हैं। जी तो मैंने कहा आपको बहुत लोगों को परेशानी इससे हो रही है, मैं उसको बोलूंगा कि हटा दो। इंडियन पुलिस फाउंडेशन को, मुझे उसकी नहीं हुई किसी तरह की जरूरत नहीं है। गुप्तेश्वर जी एक चीज और, गुप्तेश्वर जी एक और, नहीं बहुत लोगों को हुई है इंडियन पुलिस। अरे ये सब फाउंडेशन इंडियन पुलिस, ये ठीक नहीं है फाउंडेशन वगैरह। क्या कह रहे थे, पूरी बात करिए ना। और बताइए सर जी, कुछ पूछना हो तो। नहीं पूछना तो बहुत कुछ है। पूछना ये है, आपने शुरू में कहा, कि आप 36 राज्यों में अलग अलग पदों पर रह चुके हैं अपनी 34-35 साल की सर्विस में।
मैं ये जानना चाहूंगा, और आप कह रहे हैं कि हर जगह आपके लाखों लोग मित्र हैं। 26 जिलों के प्रभार 26 में जिला। रह चुका। ठीक है, अब मुझे बताइए, जब आप इतने लोकप्रिय हैं तो 26 जिलों क्या आप बिहार के इस वक्त सबसे लोकप्रिय नेता हैं, नेता बनने वाले हैं, मैं ये कह सकता हूं सबसे लोकप्रिय? मैं तो अपने नेता, मैं तो अपने को कहा, मैं तो अपने, सुनिए ना, आप जज कीजिए ना, मैंने तो नेतागिरी ज्वाइन ही नहीं की है, तो मैं नेता कैसे हूं? और मैं लोकप्रिय हूं कि क्या है, इसके लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा ना। जहां जहां एसपी रहा हूं, जहां जहां डीआईजी रहा हूं, जहां जहां आईजी रहा हूं, वहां आम आदमी के पास जाना पड़ेगा ना, किसी नेता से। और तो देखना पड़ेगा, बेगूसराय में आइए, जहानाबाद में आइए, औरंगाबाद में आइए, अरवल में आइए, नालंदा में आइए, जहां रहा हूं, लोगों से बात करिए ना, शोषितों से बात कीजिए, दलितों से बात कीजिए, वंचितों से बात कीजिए, कमजोर लोगों से बात कीजिए, मेरे जात के लोगों से बात मत कीजिए, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं, उनसे बात कीजिए। किसी की 3 सुअर चोरी होती है तो डीआईजी उसका इन्वेस्टिगेशन करके रात भर में सुअर उसका रिकवरी कराता है। कहीं हुआ है क्या? ये मैंने कराया है, ये सब काम मैं करता हूं। 24 घंटे दरवाजा खुला रखता हूं, कोई आदमी बिना रेफरेंस के, बिना पैरवी के मेरे पास आकर के मिल सकता है। और आप देखिए, कोरोना कॉल में समय में भी एक एक कंटेनमेंट एरिया जाना, एक एक आइसोलेशन सेंटर जाना, अपना पुलिस मुख्यालय का 100-150 आदमी के बैठने का हॉल नीचे बैठा रखा हुआ है, कोई नहीं पूछ सकता है कि कौन है आप, क्यों आए हैं। मैं खुद आकर के उसमें बैठ जाता हूं, 2 घंटा एक एक आदमी से मिलता हूं, मेरे साथ 3-3 आईपीएस अधिकारी मिलते हैं। तो मैंने काम किया है लोगों के बीच, लोग मुझे प्यार करते हैं, इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। पांडे जी, आपने जो काम मैंने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया, सेवा की है, वो सब हम जानते हैं। हम लोग पिछले 3-4 महीनों से लगातार आप पे काफी रिसर्च भी कर रहे हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे गुप्तेश्वर जी, ये जरूर समझाइए आप जाते जाते, क्योंकि आप 34-35 साल से बिहार में लगातार काम कर रहे हैं। अब चुनाव सर पर आ गया है, अगले 1 महीने में चुनाव होने वाला है। इस वक्त आप जब मुझसे बात करें तो आप पॉलिटिकल हैं, किसी पार्टी में नहीं है। कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है? कौन सा गठबंधन चुनाव जीत रहा है, एनडीए या यूपीए? क्या कहेंगे आप? अब ये बोलना मेरा ठीक होगा? आप सर्वे की, देश की तमाम सर्वे एजेंसी सर्वे कर रही हैं, तो उसको अब रिजल्ट आने दीजिए। सर्वे तो कर ही रही है, मैं इस पर कोई, मेरी राजनीतिक समझ तो है नहीं, मुझे राजनीतिक अनुभव भी कुछ नहीं है, चुनाव का भी अनुभव नहीं है, मैंने इस पर काम भी नहीं किया है, तो मैं बिना कुछ विचार किए हुए इस पर अचानक से बोल दूं सेंटिमेंट पे आकर के, तो ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी नीतीश कुमार का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो नीतीश जी की पॉपुलैरिटी बनी हुई है 15 साल के बाद भी? देखिए, आप हमको डिबेट में जिस तरह के ले जा रहे हैं, उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन कौन है बेहतर नीतीश जी आज के डेट में, आप हमको ये बता दीजिए। अब मैं इसमें जाऊंगा तो मुझे लंबा बोलना पड़ेगा, फिर आप बोलिए नीतीश जी के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, लेकिन निगेटिव साइड में बहुत कुछ बिहार में करना बाकी है अभी भी। लेकिन जो हुआ है उसकी मैं सूची गिराने लगूंगा तो आप नहीं, पर सामने वाला पक्ष ये कहता है कि तेजस्वी ज्यादा काबिल है, सामने वाला पक्ष ये कहता है। नहीं तो कहाँ, वो तो मेरे बच्चे की तरह, उनको तो मैं बचपन से देखा हुआ है, हम तो उनके पिताजी के साथ 15 साल काम किए हुए हैं, हमें बहुत प्रिय हैं। लेकिन अब तो देश बिहार की जनता निर्णय लेगी ना कि वो मुख्यमंत्री बनने लायक हैं कि नहीं है। तो हमें बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में भी बहुत सुंदर हैं, पॉपुलर है। पिताजी से मेरे बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं, उनके मां से भी बहुत अच्छे संबंध है। और तेजस्वी के बारे में जनता फैसला करेगी। आपकी बातों से इशारा तो बहुत अच्छा मिल रहा है गुप्तेश्वर जी, और हम तो खबरों के बीच की चीजें पढ़ते हैं, आपकी लाइनों के बीच में देखते हैं, ऐसे ही खींच करके निकालते रहते हैं। आप साफ साफ बोल दीजिए, रीडिंग बिटवीन द लाइन करते रहिए। आप वैसे पूछ रहे हैं कि तेजस्वी एक तरफ हो, नीतीश कुमार एक तरफ हो, तो आप गुप्तेश्वर जी अपना वोट किसको देंगे? तो इतना गोपनीय बात पूछिएगा तो हम क्यों बताएंगे? हम कहाँ तो बूथ बजाएंगे, घुसेंगे, हम भी तहकीकात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, जिसको उचित वही आप पूछ रहे हैं ना, आप वही पूछ रहे हैं। अरे तेजस्वी जी अभी यंग हैं, स्मार्ट हैं, बहुत मौका है, बहुत चीज सीखने का अभी लाइफ में, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। एक मुद्दे का सवाल मुझे लगता है कि नीतीश जी के बराबर का कोई चेहरा आज बिहार में मेरी टीम में बहुत से मित्र हैं मेरे जो बिहार से आते हैं, काम करते हैं, उनका ये कहना है कि
बाढ़ के बाद के समय में हाल में नीतीश जी की लोकप्रियता पर असर पड़ा है। बाढ़ का राहत का काम ठीक से नहीं करवा पाए। इज इट ट्रू? आपको लगता है? काम तो बहुत अच्छा हुआ। देखिए मैं बता रहा हूं ईमानदारी से, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल, काम तो बहुत अच्छा हुआ है। सेवा भी बहुत अच्छी हुई है। बाढ़ पीड़ितों की ऐतिहासिक रूप से, अभूतपूर्व रूप से सेवा हुई है। लेकिन बाढ़ एक बहुत बड़ा संकट तो है ही। बाढ़ की पीड़ा तो है ही। सेवा तो आप राशन से, दवाई से, खाद्य सामग्री से, कपड़ा से, जरूरत की सामानों को दे करके दे देते हैं। लेकिन जो विस्थापित होते हैं उनके मन में पीड़ा तो एक रहती है, तकलीफ तो एक रहती है। सेवा बहुत हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपने कहीं सुना बाढ़ पीड़ितों की तरफ से कोई आंदोलन हो गया हो, कोई सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखा हो? कुछ नहीं। सेवा हुई है। कोरोना का टाइम बहुत कठिन था। लोग कह रहे थे बाहर से आएंगे 30-40 लाख लोग, तो कितना हंगामा होगा, और प्लांटेड ढंग से हंगामा कराने की कोशिश भी की गई। लेकिन देखे हमारे बाहर से आने वाले भाई कितने शांति से गांव में जाकर के बैठे और उनकी पूरी मदद हुई। ऐसा नहीं है कि सरकार 15 साल से एक मुख्यमंत्री है और तब भी बाढ़ जैसी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पाए। ये तो इल्जाम लगेगा ना। 15 साल में भी बाढ़ का कोई समाधान नहीं। हर साल ये दिक्कत है। ये भी तो उसके अच्छा ये बताओ ना, उसके पहले 50 साल सरकारें थी कि नहीं? उसके पहले 50 साल सरकारें थी कि नहीं? काम तो शुरू हो सकता था आज से 20 साल 25 साल पहले भी, तो धीरे धीरे पूरा होता है। ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, नदियों को जोड़ करके बाढ़ की समस्या का समाधान करना कोई हल्का प्रोजेक्ट है क्या? ये जरूरी है बिहार के लिए, इसका समाधान निकलना चाहिए। हर साल तबाही होती है, लेकिन आप इसके लिए किसी पर्टिकुलर नीतीश कुमार को या किसी पर्टिकुलर पार्टी को दोष दे सकते हैं। उसके पहले लोगों ने क्या किया, उसके पहले लोगों ने क्या किया, उसके पहले लोगों ने क्या किया। तो इस पर तो बहुत योजनाबद्ध ढंग से काम हो रहा है, उसका नतीजा आएगा। उसका रोड मैप बन रहा है, उस पर काम हो रहा है, उस पर इंजीनियर लगे हैं, उस पर बड़ी बड़ी एजेंसी काम कर रही है। पांडे जी, रोड मैप सामने आएगा। नीतीश कुमार के 15 साल बनाम लालू जी के 15 साल कैसे आंकेंगे? कौन बेहतर? अब हमको उस डिबेट में क्यों ले जा रहे हैं? उसमें क्यों डिबेट, हमको वोट क्यों दिलवा रहे? लालू जी हमको बहुत ही प्यार करते थे, आज भी हमारे उनसे बहुत ही अच्छे संबंध हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल असेसमेंट करने की अगर बात होगी तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप बताइए, आप एक जमाना था नरसंहारों का दौर, जनसंहारों का दौर, कहीं बातें हो रहा है, कहीं सिनारी हो रहा है, कहीं मियां चक हो रहा है। 20-20 गाड़ियों के काफिले में राइफल बंदूक लेकर के और उसका नल निकाल करके आतंकित करते हुए लोगों को चलते थे लोग। फिरौती के लिए अपहरण हो रहा है, लूट हो रही है, और संगठित गिरोहों का ऐसा जाल फैला हुआ है कि हर क्षेत्र में, हर इलाके में अलग अलग माफिया हैं। इस इलाके का ये राजा, इस इलाके का ये राजा, इस इलाके का ये राजा, इस इलाके का ये डान। कोई थानेदार नहीं उसको जा सकता है, उसके पास कोई एसपी नहीं जा सकता है। कुछ ऐसा आप क्या बिहार में दिख रहा है क्या आपको? कोई माई का लाल आज के डेट में एक भी अपराधी नहीं है जिसको पुलिस का डर नहीं हो, या जो पुलिस के सामने मूंछ पर हाथ देकर के सीधे खड़ा होने की हिम्मत रखता हो। कोई देखते हैं, कोई आपके इतने पत्रकार घूमते हैं कि कोई राइफल बंदूक लेकर के घूमता हो? फिरौती के लिए अपहरण जो एक व्यवसाय बन गया था, बताइए तो फिरौती के लिए अपहरण का कोई घटना होती है क्या? इक्का दुक्का होती है, तुरंत पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन व्यवसाय के रूप में नहीं है। संगठित गिरोहों का पूरी तरह सफाया। जितने बड़े बड़े दादा थे, नाम में क्या लूं, चाहे वो सिवान के हों, चाहे वो कहीं के भी हों, आज सब सजा याफ्ता हैं, जेलों में जा करके आराम कर रहे हैं। एक भी कोई दादा जेल के बाहर नहीं है, और बाहर है तो घर से निकलता नहीं है, उसको सार्वजनिक जीवन में वो कोई देखता नहीं है, अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं लोग। ये माहौल कौन देखता था? तो मैं गुप्तेश्वर जी, सब कुछ देखा हुआ हूं। आपने कहीं नरसंहार सुना आपने बिहार में हुआ, बगैर कहीं नाम दंगा लिए, सुना आपने कहीं हुआ, बगैर कहीं किसी का तरफ किए अपने मुंह से हुआ। लेकिन आपने ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के वक्त में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है लालू यादव के वक्त के मुकाबले। मैं आगे बढ़ता हूं, आप ही की बात का मैंने इन्फ्लुएंस निकाला। मैं तो लालू यादव, मैं आपकी बात से इन्फ्लुएंस, आप साफ कोई से बात नहीं कर रहे हैं। मेरा काम है आपकी बात का मतलब निकालना, अपने दर्शकों को समझाना। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा गुप्तेश्वर जी, सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर जो बहुत जरूरी है, जिस तरीके से जांच हुई, जांच चली, आप लोगों ने कह दिया मुंबई पुलिस पर्दा डाल रही है, और वो जांच खुलते खुलते कहां तक पहुंच गई। आज बॉलीवुड के ड्रग कार्टेल सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स मंगाते हैं। क्या सुशांत सिंह राजपूत की चीजें पीछे छूट गई हैं?
इस ड्रग रैकेट के चलते? आपको ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए एक बात कर रहे हैं, दोनों दो चीजें हैं और दोनों में घनिष्ठ संबंध है। ड्रग का और अपराध का बहुत, इस पर रिसर्च हुए हैं, पूरी दुनिया को पता है। आपको मैं बता रहा हूं, ड्रग रैकेट का अपराध की दुनिया से बहुत गहरा रिश्ता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मैं बिल्कुल साधारण गांव गौई की भाषा में अगर आपको बताना चाहूं तो ये कहूंगा कि नशे की हालत में जो अपराध होते हैं वो एक सामान्य आदमी सामान्य परिस्थिति में नहीं कर सकता। और ड्रग का जो मुंबई में बॉलीवुड में प्रचार है वो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और ड्रग का रैकेट भी वहां चल रहा है, ड्रग पैडलर्स है, ड्रग के सिंडिकेट हैं, और सिंडिकेट में बड़े बड़े वहां लोग जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं उसके मेंबर हैं। ये कहां आते जब तक हमारे यहां मैं केस नहीं करता, यहां से टीम नहीं जाती, मेरी टीम को जलील नहीं किया जाता, मैं एक पदाधिकारी बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए नहीं भेजता, उसको जलील नहीं किया जाता, क्वारंटीन नहीं किया जाता, और दूसरे दिन पीसी करके साफ ऐलान नहीं करती मुंबई पुलिस कि आपको नहीं करने देते, तो उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाता तो सीबीआई को केस नहीं जाता, तो ये सब कुछ दबा रहता, कुछ किसी को पता ही नहीं चलता। सत्यमेव जयते करके इमोशनल वीडियो डालती रहती है रिया चक्रवर्ती, देश के आधे लोग उनको पापी समझते, देश के आधे लोग उनको धर्मात्मा समझते, और ये मिस्टी बनी रहती। तो ये तो सब कुछ शुरू हुआ इसलिए कि मैंने केस कर दिया, मैंने उसको इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं दी, मेरे अफसर को क्वारंटीन किया गया, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पक्ष में आदेश दे दिया। अब ड्रग का जो चल रहा है, आप ये मत समझिए कि ड्रग का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन पीछे छूट गया, सुशांत को न्याय दिलाने वाली बात पीछे छूट गई, ऐसा नहीं है। वो ड्रग का इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए, लोगों को एक्सपोज होने दीजिए, क्या पता उसी से कनेक्शन इसका जुड़ जाए। लेकिन सीबीआई जहां फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो सुशांत के मौत के मामले का, वो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो किसी स्टेप पर वो खुलासा नहीं करते, किसी को बताते नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं करते, कोई उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इस संबंध में वो मीडिया से इंटरैक्ट नहीं करते, उनके काम करने का तरीका अलग है। वो काम कर रहे हैं और हमको पूरा भरोसा है। ऐसे मामले में समय बहुत लगता है ना, इतना समय लगता है कि आप देखिए सारे एविडेंस उसके नष्ट कर दिए गए होंगे या हो गए होंगे समय के साथ। दिशा सालियान के मौत से उनको शुरू करना है, वहां से फुटेज का अध्ययन करना है, वहां से एविडेंस को जुटाना है, फिर सुशांत तक पहुंचना है, फिर ये ड्रग रैकेट्स जो चल रहे हैं और ड्रग पेडलर्स और ड्रग के रैकेटियर्स हैं, उससे सुशांत के मौत के कनेक्शन को फिर एस्टैब्लिश, ये चैलेंज है। क्योंकि 3 महीना का वक्त मिला, 3 महीना में मुंबई पुलिस ने क्या किया, कितने साक्ष्यों को सुरक्षित रखा है, कितने साक्ष्यों को, हमको शक इस बात से होता है कि आप देखिए बड़े वीआईपी की पत्नी की मौत हुई थी दिल्ली में, कई सालों तक उस घटना स्थल को सील करके रखा गया था, और सुशांत यहाँ 14 को मरता है जून में, 21 को ये पूरा मामला ही खत्म हो जाता है। और पीओ को भी जहां उसकी मृत्यु या आत्महत्या या हत्या कथित रूप से बताई जाती, जो भी हुआ हो, उसको सील भी नहीं किया जाता है मुंबई पुलिस के द्वारा, और उसका ब्रोकर चाबी लेकर घूम रहा है, आप जाइए 2000 रुपया दीजिए, खोल करके दिखा देगा। तो मतलब पीओ को भी संरक्षित करके नहीं रखना, सुरक्षित करके नहीं रखना, सील करके नहीं रखना, साक्ष्य को नष्ट करना और करवाने जैसा है। तो बहुत बड़ी चुनौती है, सीबीआई बहुत परेशान है, लेकिन हमें विश्वास है कि इतने प्रोफेशनल लोग हैं कि कहीं न कहीं से नष्ट किए गए या नष्ट हो गए साक्ष्यों को भी तो आप अभी भी इस बात को मानेंगे गुप्तेश्वर जी कि इस पूरे खेल में रिया चक्रवर्ती ने ही फाउल प्ले किया है, जो कि एफआईआर थी आपकी, जो शिकायत थी पिताजी की? देखिए, परसेप्शन पर तो इन्वेस्टिगेशन होता नहीं है, परसेप्शन पर तो चार्जशीट होती नहीं है, परसेप्शन पर तो किसी को सजा होती नहीं है, लेकिन मेरा ये स्ट्रांग परसेप्शन है, और समहाउ मैं समझता हूं कि पूरे देश में अधिकांश लोगों का ये परसेप्शन है कि रिया चक्रवर्ती की भूमिका इस मामले में पूरी तरह से संदिग्ध है। मैं देखा था उनका एक छोटा सा वीडियो भी चल रहा था कि मैं दादा से ये करवाती हूँ, मैं दादा लोगों से भी ये रंगदारी मंगवाती हूँ, सब रंगदार तो मेरे यहाँ आते हैं, मैं कहता हूँ कि यहाँ से मांग के लाओ हफ्ता और लेकर। इस तरह का जो कैरेक्टर है आदमी का, इस तरह का स्वभाव है, इस तरह की मेंटेलिटी है, इस तरह का बिलीफ सिस्टम है,
तो आदमी इनोसेंट कैसे हो सकता है? उनके वकील तो ये कहते हैं, मैं रिया गुप्तेश्वर चक्रवर्ती जी, को कभी कि भी इनोसेंट एक एक्स आर्मी पर्सनल की बेटी है वो, ये भी ध्यान में नहीं रखा गया। ये प्ली ली गई है सतीश मानशिंदे द्वारा, उनके वकील के द्वारा। वो तो इतने महान, बहुत महान वकील हैं, देश भर में जाने जाते हैं। उनकी विद्वता पर, काबिलियत पर कोई संदेह करने का कारण नहीं है, और व्यक्तिगत रूप से मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन वो जो डिफेंस में जो बातें बोलते हैं ना, वो इमोशनल बातें हैं, वो लीगल बातें नहीं। कि इसको 3 ये एजेंसी हॉन्डिंग कर रही हैं, ये एक्स आर्मी की बेटी हैं, इनके सम्मान की रक्षा नहीं हो रही, ये सब बातें फालतू हैं और ये सब बातें बिल्कुल इमोशनल हैं। ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। और मैंने मना भी किया था, मैंने अपील भी किया था कि इस तरह से इमोशनल अपील करके वो जनता में अपना विश्वास नहीं बना सकती। अब देश की जनता को उन पर शक तो हो ही गया है, और शक बहुत गहरा हो गया है। लीगल बैटल लड़ करके अपने को निर्दोष साबित करें, वही सही जवाब होगा। एक आखिरी सवाल और गुप्तेश्वर जी, दीपिका पादुकोणे, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, बड़ी बड़ी हीरोइनों के नाम आ गए हैं। आपको लगता है कि बॉलीवुड के तमाम लोगों को खुद सामने आना चाहिए जो ड्रग्स लेते रहे हैं, जिनके नाम चल रहे हैं, ताकि यूथ के बीच में आना चाहिए। मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। आना चाहिए, मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। उनको एकदम खुद सामने आना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए। सुन लो, बॉलीवुड के सारे सितारों सुन लो, सारे तारे सुन लो, तारिकाओं सुन लो। अगर इस देश को बचाना है, समाज को बचाना है, आपको अपने बॉलीवुड को बचाना है, अपनी प्रतिष्ठा को भी बचाना है, आप खुल करके सब लोग सामने आ जाओ और बोलो, अनाउंस करो कि हम ड्रग लेते थे, हम ड्रग एडिक्ट थे, अब आज से हम ड्रग नहीं लेंगे। और हम प्रॉमिस करते हैं कि बॉलीवुड को ड्रग मुक्त बनाएंगे। और आपसे पूछताछ भी होती है तो मत डरिए, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ आइए कि आगे से आप ड्रग नहीं लेंगे, ड्रग पेडलर के चक्कर में नहीं रहेंगे और ड्रग रैकेटियर के चक्कर में नहीं रहेंगे। कोई फाउल प्ले नहीं, ईमानदारी से आगे आइए, हाथ उठा करके आइए। मुंबई के सड़कों पर पोस्टर लेकर के, बैनर लेकर के कि हम ड्रग एडिक्ट थे, अब छोड़ करके मुंबई को साफ सुथरा बनाना चाहते हैं इस बॉलीवुड को। देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। आपकी इज्जत लोगों में, नौजवानों में बढ़ जाएगी और लोग आपको आइडियल के रूप में देखने लगे जाएंगे। लेकिन आप छुपाइए मत अपने को। जो छुपाएगा वो आज नहीं कल जेल जाएगा, पक्का, ये बात पक्की है। इसलिए आप समूह बनाकर जितने सिने तारिकाएं हैं, सिने स्टार्स हैं, सबको आना चाहिए। एक जमात बना करके आप कहिएगा तो मैं आपके साथ आऊंगा, आपको लीड करने, आपका भाई बन करके, आपका बेटा बन करके। लेकिन मुंबई से एक बड़ी शुरुआत हो जाए जिसका संदेश पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में जाना चाहिए कि बॉलीवुड ने ड्रग को गुड बाय बोल दिया। गुड बाय टू ड्रग्स। बॉलीवुड से संदेश जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं गुप्तेश्वर जी। उम्मीद करता हूं कि आपकी बातों के जरिए कानों पे जूर रहेंगे कि उन तमाम नशीले सब पदार्थों के सेवक करने वालों पर। शुक्रिया गुप्तेश्वर पांडे, शुभकामनाएं। और शाम की आपकी मीटिंग के बाद मैं इंतजार करूंगा आपके फोन का, आप सबसे पहले मुझे बताएंगे। थैंक यू सो मच। गुप्तेश्वर पांडे, बिहार के पूर्व डीजीपी, वीआरएस दे चुके हैं और साफ इशारा करके गए इस बातचीत के दौरान कि चुनाव लड़ने वाले हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और 12 सीटें ऐसी हैं जिसके जरिए वो अपनी नॉमिनेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं।